नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलेज की फीस फिर जमा करनी पड़ेगी। सर, जितनी फीस आपके मैनुअल में लिखी हुई थी मैं सारी जमा कर चुका हूँ। अब ये लैब चार्ज, लाइब्रेरी फीस अलग से कहाँ से आ गई? ये तो होता ही है। सामने बैठे क्लार्क से रुआग से जवाब दिया। मगर मैं तो पिछले 20 दिन से आपके कॉलेज का एक एक लेक्चर, स्कूल की हॉस्टल, बुक्स, कैंटीन सब जमा कर चुका हूँ और अब आप बता रहे हैं कि अब मैं अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर अचानक कहाँ से व्यवस्था करूँगा? हाँ, तो एक काम हो सकता है। क्लार्क ने पहली बार फाइल से गर्दन उठाकर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिना लैब की इंजीनियरिंग कर लेना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जरा साइड में हो जाओ। और लोगों भी कतार में है। अभय एडमिशन विंडो से हटकर गैलरी में पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेहद निराशा और वेदना झलक रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एडमिशन फॉर्म में इसका कोई जिक्र नहीं था, किंतु यहाँ आने पर पता चला कि एक सेमेस्टर के लिए लेबोरेटरी के खर्च के रूप में 45,000 रुपये और जमा करना है। पिताजी की ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड का मामला अटका पड़ा है। उनके जाने के बाद तो सरकारी ऑफिसों में कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पात्रता साबित करने में ही 6 महीने गुजर गए। पिताजी ने तो सामान्य तौर पर मां को नॉमिनी बनाया था, मगर किसे पता था कि पिताजी के जाने के 6 महीने बाद ही वे भी दुनिया छोड़कर चली जाएगी। कहते हैं कि साबित करो कि तुम शांतनु सिंघल के ही बेटे हो। बहाने हैं सब घूस लेने के। अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आंखों के सामने अंधेरा सा घसा रहा था। घर में माँ के जो थोड़े बहुत गहने बचे हुए थे, उन्हें बेचकर किसी तरह इस कॉलेज की फीस का जुगाड़ किया था। सोचा था कि अगले सेमेस्टर तक पिताजी के पीए के पैसे मिल ही जाएंगे, मगर यहाँ तो एकदम शुरू में ही गाड़ी अटक गई थी। अभय सामने पड़ी बेंच पर अपने बैग पर सर टिकाकर बैठा गया और अपने अंधेरे भविष्य के बारे में सोचने लगा। दुर्भाग्य साथ ही नहीं छोड़ रहा था। बेकार ही इतने बड़े कॉलेज में प्रवेश लेकर पिताजी के सपने पूरे करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि भाग्य में होता तो वे दोनों असमय दुनिया छोड़कर जाते ही क्यों? नियति के आदेश के विपरीत कोई चल सकता है क्या? लौट जाऊंगा, कोई छोटा मोटा काम या मजदूरी कर लूंगा, सब्जी का ठेला लगा लूंगा। जब भाग्य में ही एक बेहतर जिंदगी नहीं है तो बहाव की विपरीत दिशा में तैरने का क्या फायदा? उसकी आंखों में से जरा सा आंसू बह निकले। तभी काउंटर से आवाज आई, अभय सिंघल पेपर्स पर साइन करके अपने हॉस्टल रूम की चाबी प्राप्त करे। अभय ने गर्दन उठाई और काउंटर क्लार्क की ओर एबरसी की सी निगाह से देखा। क्लार्क ने सिलाकर कहा, अरे जल्दी करो भाई, और भी काम है। मगर सर, मेरी फीस। अरे हो गई फीस जमा। नशे में हो क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं इंजीनियरिंग करनेंगे। अरे सोने आए हो क्या यहाँ? अभय ने अपने सर को एक झटका दिया। असंभव से क्लार्क की ओर देखा। उसने एक 45,000 रुपये की रसीद और हॉस्टल के रूम की चाबी अभय की ओर बढ़ा दी। अभय के साइन कराए और दूसरे कामों में जुट गया। सर प्लीज़ ये बताओ कि मेरे पैसे किसने जमा किए? क्लार्क ने फाइलों में डूबे गर्दन उठाई और आश्चर्य से अभय की ओर देखा। फिर गलियार की ओर इशारा कर दिया। वहां लंबे गलियार के लगभग दूसरे छोर पर ब्राउन से रंग की साड़ी पहने एक महिला धीरे धीरे जाती दिखाई दी। अभय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। यहाँ मेरे घर से हजारों किलोमीटर दूर कौन मेरा इतना बड़ा हमदर्द पैदा हो गया जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी रकम स्कूल में जमा कराई है? अभय तेजी से ग्वालियर से मैं उस दिशा में बढ़ गया जिधर महिला गई थी। ग्वालियर टी प्राउंट से दोनों तरफ खुलता था। एक तरफ कैंटीन थी जहां उनके लड़के लड़कियां भोजन कर रहे थे, दूसरा सिरा बाहर पार्किंग में खुलता था। अभय कॉलेज से बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ा, मगर वहां नया सत्र शुरू होने के कारण
सैकड़ों गाड़ियों और अपने बच्चों को छोड़ने आए माता पिता का मेला था। इस भीड़ में उस रहस्यमय शख्सियत को ढूंढना असंभव नहीं था जिसने उसकी फीस जमा कराई थी। अल्प आयु में ही माता पिता का साथ छूट जाने के उपरांत भी अभय ने एक तपस्या की तरह पिता के सपने को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया था। अभाव झेलकर किसी तरह कोर्स पूरा हो जाए तो उनके आत्मा को भी शांति मिलेगी। मन कभी कभी उचाट हो जाता, किंतु तभी पापा के अंतिम शब्द याद आते, अभय मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तू भारत के सबसे बड़े कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकलेगा। कॉलेज में आए कई माह गुजर गए। आज अभय का जन्मदिन था। अभय अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा पुराने दिनों को याद कर रहा था। कैसे एक एक दिन गिनकर जन्मदिन का इंतजार करता, कैसे मम्मी पापा से जिद करके अलग अलग गिफ्ट वसूलता। घर में पूरा जश्न होता था। माँ अपने हाथों से मिठाई बनाती, मगर आज 4 दिन भी भूखा रहूं तो कोई पूछने वाला नहीं है। जन्मदिन सेलिब्रिटी तो दूर की बात है। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये हॉस्टल के वार्डन थे। उनके हाथों में एक स्टील का डिब्बा और एक लिफाफा था। लिफाफे में कुछ रुपये और एक कार्ड था जिस पर सिर्फ शुभ जन्मदिन लिखा था। सुनो अभय, ये तुम्हारे लिए कोई दे गया है। बाहर गेटकीपर के पास छोड़ गया था। नाम ही नहीं बताया। नहीं सर, कोई क्वेश्चन है मेरे लिए। कौन? अरे तुम्हारा नाम लिखा है भाई, किसी मामा या बुआ ने भेजा होगा। लगता है मिठाई वगैरह है। खैर पता कर लेना, मैं चलता हूँ। कुछ समय में नहीं आ रहा था कि कौन इस तरह सूटकेस से कभी फीस जमा कर रहा है तो कभी पैसे और मिठाई भेज रहा है। कॉलेज में आए महीनों गुजर गए, मगर रहस्य सुलाने की बजाय गहरता जा रहा था। दीपावली का पर्व निकट आया था। देश भर के दूर दराज से आए छात्रों छात्रों अपने घर जा रहे थे, किंतु अभय का तो इस दुनिया में कोई नहीं। कहाँ जाएगा? हर समय मन में एक उदासी सी छाई रहती। मौसम सुहाना होने लगा था। वैसे भी आज आसमान में बादल घूम रहे थे। रविवार का दिन था। अभय देर तक कमरे में सोता रहा। 11 बजे थे। टेस्ट में अच्छे नंबर आने से मन प्रफुल्लित था। सोचा कि चलो आज पेड कैंटीन में चलकर कुछ अच्छा नाश्ता किया जाए। रेस्टोरेंट में जिक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। अधिकतर छात्रों छात्री कॉलेज की कैंटीन में ही खाना खाते हैं। शीशों की खिड़की से सूते हुए गुलाउद्दी के फल हवा में ऐसे झूल रहे थे कि मानो अभय से बात करना चाहते हो। वो उसी लड़की खिड़की से लगी हुई टेबल पर बैठ गया और देर तक वातावरण का आनंद लेता रहा। अचानक से उसे लगा कि कोई उसे दूर घूर रहा है। उसने हॉलों के चारों तरफ नजर घुमाई तो कौन की टेबल पर कोई 50 साल की एक महिला निसी निगाह के लिए बाउल से कुछ सूप जैसा सिप कर रही थी। अभय को लगा कि महिला ने उसे अनदेखा करने के लिए अभी नजरें झुकाई है। महिला के गौरवर्ण चेहरे पर एक गरमाई सी आभिजात्य की छाप थी। उन्होंने बादामी रंग की साड़ी पहन रखी थी और रंग साफ होने के कारण उनके माथे पर लगी छोटी सी स्वर्ण रंग की बिंदी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अभय कई पल महिला को गौर से देखता रहा। न जाने क्या था उसे चेहरे में कि उसे महिला के प्रति एक खिंचाव का सा, एक अपनत्व का सा अनुभव हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो मुझ में एक अलग भाव जगा रहा है। कभी लगता कि ये चेहरा तो उसका देखा भाला जाना पहचान है, किंतु कब कहाँ तभी अभय का ऑर्डर आ गया। वह तन्मयता से खाने पर जुट जाना चाहता था, किंतु महिला की ओर से ध्यान ही नहीं हट रहा था। जीवन में इस तरह का अनुभव पहली बार हुआ था कि एक व्यक्तित्व उसके मन में हलचल पैदा कर रहा था। कौन है महिला? हमारे कॉलेज की कोई फैकल्टी तो नहीं? अरे कहीं ये वो मोहतरमा तो नहीं जिनकी एक झलक उस गैलरी में दिन देखी भी थी जिस दिन उसकी लैब फीस किसी ने जमा कर दी थी? कद काठी तो वैसी ही है। हृदय की हलचल बढ़ती जा रही थी।
कुछ तो आसमानीय है जो बेचैन कर रहा है। महिला लगातार उस इग्नोर करने का नाटक कर रही थी और दूसरी तरफ देखती हुई अपने खाने में लगी हुई थी। तभी अभय ने देखा कि महिला ने खाना बंद कर दिया है और वेटर को बिल के लिए इशारा कर रही है। उस दिन जब कोई अजनबी उसकी फीस जमा कर रहा अदृश्य हो गई थी, तभी से अभय चाहता था कैसे भी करके इस रहस्य से पर्दा उठे। आज क्या पता, आज मेरी खोज संपूर्ण हो जाएगी। अगर आज भी ये निकल गई तो क्या पता उस दिन की तरह बाद में पछतावा रह जाएगा। एक दृढ़ सा निश्चय करके वो अपनी टेबल से उठा और उनकी निकट पहुंच गया। वे बिल को गौर से देखते हुए पर्स से पैसे निकाल रही थी। कुछ देर अभय ऐसे ही कर्तव्य द्रिमुढ़ सा खड़ा रहा। आसमान में जोर से बादल गरज और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की मोटी मोटी बूंदें मानो खिड़की की हदें तोड़कर भीतर आ जाना चाहती थी, किंतु शीशों से टकराकर अस्तित्वहीन होकर नीचे को ढलक जाती। वेटर की प्लेट में पैसे डालकर महिला ने अजनबी प्रश्नसूचक निगाहों से अभय की ओर देखा। जी, मेरा नाम अभय है, अभय सिंघल जी। मैं इसी कॉलेज में, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप फैकल्टी? मेरा मतलब नहीं, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। नजरें चुराते हुए छोटा सा जवाब देकर महिला उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जी, याद कीजिए मैडम, शायद बचपन में। जी, मैं जोधपुर से। जोधपुर? राजस्थान? जानती हूँ, जोधपुर राजस्थान में है, महिला ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो कुछ बेचैन दिखाई देने लगी। कोई उत्तर दिए बिना तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। निराश होकर अभय दोबारा अपनी टेबल पर आ गया और बचा हुआ खाना खाने लगा। तभी महिला दोबारा दरवाजे पर प्रकट हुई और सीधे उसकी टेबल के दूसरी तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अभय उस सकार के खड़ा हो गया। बैठा जाओ अभय, अब समय के साथ सब कुछ बदल ही गया है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। जिनसे शपथ ली थी वे ही नहीं है, और तुम अकेले, कोई अपना नहीं। वे होठों में बुदबुदा रही थी। जी, आप मेरा नाम जानती है? समझ गया, आपने ही इस दिन मेरी फीस और वो लड़का डिब्बा। कौन है आप और आप से मेरा संबंध क्या है? अभय, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी उलझान से और मानसिक विचलन से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। समय आने पर सब पता चल जाएगा। क्या इतना सब होने के बाद मेरी तन्मयता बनी रह पाएगी? क्या मैम, आप मेरा नाम जानती है? आपने मेरी फीस जमा की थी, किंतु मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। बस तुम्हारे लिए इतना जानता कि काफ़ी है। माफ़ कीजिए मैडम, बच्चा नहीं हूँ, पहली क्लास से स्कूल को टॉप किया है। यहाँ मेरे घर से हजारों किलोमीटर दूर कोई अचानक नहीं, इतनी सी बात नहीं हो सकती। प्लीज़ बताइए आप कौन हैं? मैडम, महिला ने एक बार चारों तरफ देखा। कई पल तनाव भरा चेहरा लेकर कुछ सोचती रही, फिर एक लंबी सांस ली। उनके तने हुए कंधे ढीले हो गए और एक कुर्सी से पीठ लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ पल ऐसे ही बैठी रही और अभय उनके चेहरे की ओर देखता रहा। कैसा आत्मीय वात्सल्य था उस चेहरे में। जो वो कॉलेज के दिन थे। अभय में और शांतनु सिंघल एक ही क्लास में पढ़ते थे। जी शांतनु, मतलब मेरे पापा। हम दोनों दोस्त थे। हम दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करते थे, इतना कि फिर कोई सीमा नहीं थी। खैर छोड़ो। वे कुछ देर सोचती सी शांत बैठ रही थी। विजातीय होने के कारण तुम्हारे दादा किसी भी स्थिति में मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने सर में गोली मार लेने की धमकी दी थी। तब मैं अपने गर्भ में पल रही प्रेम की निशानी को लेकर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बस्तर के एक कॉलेज में बतौर पक्का काम करने लगी। वहीं मैंने बच्चे को जन्म दिया और अकेली उसका लालन पालन करने लगी। 3 साल गुजर गए। तभी एक दिन शांतनु प्रकट हुआ।
बेहद शर्मिंदा और परेशान थे। रोते हुए अपनी बेबसी का इंतज़ार करते रहे। मैं कायर हूँ, परिवार से और समाज से नहीं टकरा सका। वहाँ बस्तर में पापा ने आपको ढूंढ कैसे लिया? मैम, सूचना क्रांति के युग की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में देश क्या दुनिया में किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। वैसे भी मैंने न किसी प्रस्ताव में भी न किसी से छुप रही थी, बस अपनी यादों से दूर निकल जाना चाहती थी। तब क्या पाप दोबारा आपको अपनाना चाहते थे? नहीं, और ये संभव भी नहीं था। प्यार में समर्पण होता है तो त्याग भी होता है। आप जिससे हृदय से प्रेम करते हैं न, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छुपी होती है मैडम। तब पापा इतनी दूर आपसे मिलने आ गए क्यों थे? शांतु ने मुझे बताया कि उनकी गृहस्थी ठीक चल रही है। उन्होंने स्वयं को हालत के अनुसार ढाल लिया है, किंतु और वे कुछ सोचती सी शांत हो गई, कुछ सोचती हुई शांत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे दो तो नहीं पाया, मेरे ही कारण तुम ये निर्वस जीवन काट रही हो, किंतु फिर भी आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। पैसे या क्या? उन्होंने समझाते हुए कहा था, मेरी पत्नी यानी तुम्हारी माँ कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, ऐसा डॉक्टर से बताया है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैं उनसे प्रेम करती थी अभय, उन्हें इतना व्यर्थ देख नहीं सकती थी। उन्होंने मेरे सामने रोते हुए याचना की, वे बिना औलाद नहीं मारना चाहता है। मतलब? तब मैंने अपने प्रेम की निशानी को उनको सौंप दी थी। अभय का मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था। वो विस्मित आंखों से उन अजनबी महिला की ओर देख रहा था। तब तुम बहुत छोटे नहीं 3 साल के थे, इसलिए तुम्हारी स्मृति मस्तिष्क द्वारा पर दस्तक दे रही है। तुम मेरे ही बेटे हो अभय, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। इसीलिए तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद लगातार साए की तरह मैं तुम्हारे साथ थी। मैं जीवन के इस दुरूह अकेलेपन के मोड़ पर तुम्हें कमज़ोर होते नहीं देख सकती थी। तुम्हारे पिता से वादा किया था कि आजीवन तुम्हारी माँ को इस बात का पता नहीं लगने दूंगी कि तुम किसी अनाथ आश्रम से गोद लिए नहीं बल्कि शांतनु के ही बेटे हो। किंतु जब वे दोनों की ही दुनिया में नहीं है तो अब इस वादे का क्या महत्व भला? किंतु मेरी माँ ने मुझे जीवन पर भर इतना प्यार और कैरियर, कैसे उस माँ की छवि को दिल से हटा दूं मेरे बच्चे? इसलिए मैं कभी तुम्हारे सामने ये रहस्य उजागर नहीं करना चाहती थी, किंतु आज मुझे लगा कि तुम्हें एक भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे भीतर कोई निराशा या अकेलेपन का भय नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारे अच्छे भविष्य में बाधा बने। किंतु मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं छीनना चाहती। तुम सदा शांतनु सिंघल और शंकुतला सिंघल के ही बेटे कहलाओगे। बस खुद को कभी अकेले या बेसहारा मत समझना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन है मेरे पास। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है तो है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें अपने गर्भ में पाला है। बस मुझसे आज एक वादा करो, मुझे अपनी माँ जैसा अपनापन दोगे, प्यार दोगे, अपने सुख दुख और कोई भी जरूरत पूरे अधिकार के साथ मुझसे बांट लोगे। मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा। आगे के शब्द उनके गले में रूंध गए। अभय की आंखों में आंसू तैर गए। वो भावुक होकर माँ के चरणों में झुक गया। कितना कुछ जोला है आपने, कितना विशाल हृदय है आपका। आप माँ नहीं, एक देवी है। माँ, बस इतना ही उसके मुंह से निकल आ पाया। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, ऐसी एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।